Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 12th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAF 8 of CA Audit and Assurance Essentials. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम कर रहे हैं आज 3.6 डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। एंगेजमेंट रिसोर्सेज हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है। और जो ऊपर आपने हमने जो पॉइंट पढ़े थे उसमें पहला पॉइंट यही था कि आपने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर ने। और उसके बाद फिर आपने डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू पे जाना होता है। तो अ, पहला पॉइंट था हमारा एंगेजमेंट रिसोर्सेज, वो हमने पढ़ लिया है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। फिर डायरेक्शन सुपरविजन, रिसोर्सेज आपने दे दिए, उसके बाद क्या है, अब आपने काम शुरू करवा दिया। और जब काम शुरू करवा दिया तो आपने डायरेक्शन देनी है, सुपरविजन करनी है और रिव्यू। डायरेक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देनी है, फिर वो लोग इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे। तो आपने सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज का मतलब है कि जहां जहां प्रॉब्लम उन्हें आती है वो आपसे कंसल्ट करें और आप उनकी प्रॉब्लम को हल करो। लेकिन उससे पहले आप डायरेक्शन दे चुके होंगे, आप डिटेल से बता चुके होंगे कि आप भाई आपने करना क्या है और कैसे करें। फिर वो उसके मुताबिक काम शुरू करेंगे तो उन्हें इश्यूज आ सकते हैं, और अगर उन्हें इश्यूज आते हैं तो फिर आपने उन्हें सुपरवाइज करना है। और उसके बाद जब वो काम कर लेंगे तो फिर आपने रिव्यू करना है। तो इनकी तीनों की एक तरतीब है, वो आपने जेहन में रखनी है। तो the engagement partner shall take responsibility for the direction and supervision of the members of the engagement team and the review of the work। सिंपल सी बात कर रहा है, मतलब ये उसी को उसने कॉपी कर दिया है, तो कोई नई चीज तो नहीं है जो आपको रिटेन करनी पड़े। Determine that the nature, timing and extent of direction, supervision and review is planned and performed and is responsive to the nature and circumstances of the audit engagement। जैसे वहां पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट का वर्ड यूज किया था, तो यहाँ इसके साथ उसने क्या किया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। जनरली हम यूज करते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट का वर्ड ऑडिट एविडेंस के साथ, कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। और जब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट का हम वर्ड यूज करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ। तो कोई चीज जो कि एक प्रोडक्ट है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। और कोई प्रोसेस जो करना है, काम करना है, उसके लिए हम करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। कि ये प्रोसेस जो करना है किस नेचर से करना है, और टाइमिंग कौन सी होगी, किस हद तक करना है। जबकि हम किसी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, किसी चीज की बात करेंगे, तो हम नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट की बात नहीं करेंगे। ये तो प्रोसेस होता है, एक टाइम, एक फ्लो है, उसके हम बात करेंगे। ये सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी। तो यहाँ वो कह रहा है फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू जो है वो डिफाइन करेगा। उसके बाद रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जब ये कर लेगा सुपरविजन और डायरेक्शन, तो आखिर में फिर रिव्यू करेगा डॉक्यूमेंटेशन एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। और ऑडिट के दौरान वो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे भी रिव्यू करता रहेगा। फिर डिटरमिन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion reached and for the auditor report to be issued। तो उससे पहले फैसला कर लेगा कि मुनासिब sufficient appropriate evidence मैंने ले ली है अपनी ओपिनियन और अपनी रिपोर्ट के लिए। और उसके बाद क्या करेगा, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रायर टू डेटिंग द ऑडिटर रिपोर्ट। फिर उस पर डेट डालनी है, उसे फाइनल करना है, उससे पहले उसे दोबारा रिव्यू कर लेगा। और आखिर में रिव्यू प्रायर टू देयर इशुएंस फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो उससे पहले जो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपने करनी है इन तीनों के साथ, उन्हें रिव्यू कर लेगा। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने कहा था रिप्रेजेंटेशन लेटर उसमें मांगना होता है। और अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो भी देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंगेजमेंट लेटर लेटर में लिखा है कि हम मैनेजमेंट लेटर भी देंगे आपको, फिर वो भी ड्राफ्ट करेगा और वो भी देगा। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट लेटर, क्या होता है? वो तो रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है। क्यों हानिया बेटा, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपको आवाज आ रही है हानिया? सॉरी सर, आपकी आवाज़ कट रही है। क्या पूछ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है, या लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जी अभी क्लियर आई है आवाज आपको कि नहीं?
जी आइए सर। सर रिप्रेजेंटेशन लेटर जो हम्म। ये आपके सिलेबस में है सर बाकायदा। ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान। हाँ हाँ, नहीं तुक्का नहीं सॉरी लगाना। सर। तुक्का नहीं लगाना। जो एग्जैक्टली आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है वो बताना है, या मुझे क्लियरली बताओगे आपके पास ये आपने नहीं पढ़ा या आप क्लियर नहीं हो इस पे। नहीं है सर अभी। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका तो पूरा एक चैप्टर है शायद, एक या चैप्टर के अंदर पूरा एक टॉपिक है ये। रिप्रेजेंटेशन लेटर ये होता है, मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था, शायद वो आप उस वक्त लंच पे नहीं मैं ले सका था आपको। रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है कि जब ऑडिटर अपनी सारा कंक्लूजन फाइनल कर लेता है और रिपोर्ट इशू करता है, तो रिपोर्ट जब वो इशू करता है तो वो रिपोर्ट पे साइन नहीं करता वो। और वो रिपोर्ट किस पे साइन कर दे रहा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किसने दी होती है? मैनेजमेंट ने। और आपने अगर एक डेढ़ महीना ऑडिट किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार चेंज होती है। जब आप जाते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसे अंडरस्टैंड कर लो। जब आप ऑडिट पे जाते हो तो आपको क्लाइंट अपनी पहला ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है कि सर अभी तक हमारी तरफ से ये फाइनल है, इस पे काम शुरू करें। आप उन पे काम शुरू करते हैं तो उसमें एक गलती निकल आती है, कोई फिगर ऊपर नीचे करनी होती है, एडजस्टमेंट आप कहते हैं कि होनी चाहिए, आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, मैनेजमेंट कर देती है कि हाँ ठीक है सर हम कर रहे हैं, वो करके आपको सेकंड ड्राफ्ट दे देते हैं। अब ये रोज रोज आप ड्राफ्ट नहीं निकल पाते क्योंकि छोटी मोटी चेंजेस तो आ रही होती हैं। आप करते ये है कि 3 4 दिन में मुख्तलिफ जो चेंजेस हैं वो एक ही बार ड्राफ्ट करके तो मैनेजमेंट को कहते हैं ये सारी चेंज कर दें। मैनेजमेंट वो चेंज करके फिर एक दिन आपको ना दूसरा सेकंड ड्राफ्ट दे देती है। अब ये ड्राफ्ट अपडेटेड होता है। अब इस ड्राफ्ट पे आप काम शुरू करते हैं तो चेंजेस तो चलती रहती हैं, होते 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 आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। और जब ऑडिट कंप्लीट होता है तो होता ये है कि एक ड्राफ्ट जो आखिरी आपको दिया गया था उसमें फाइनल चेंजेस करवा के वो आपकी तरफ से भी फाइनल होता है और मैनेजमेंट की तरफ से भी फाइनल होता है। अब ये वो ड्राफ्ट है जो कि दोनों की तरफ से फाइनल है और अब आपने इस ड्राफ्ट पे रिपोर्ट देनी है। लेकिन अब ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, क्योंकि फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वक्त बनती हैं जब उन्हें बाकायदा अडॉप्ट कर लिया जाए कि हम इन्हें अडॉप्ट करते हैं और ये फाइनल है। और अडॉप्ट करने का तरीका क्या होता है कि उसमें साइन किए जाए। तो जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन फाइनल हो जाती हैं तो अब ये होता है कि आप मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि इस पर साइन कर दें। अब एक तरीका तो ये है कि अभी आपने ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, आपने उससे पहले मैनेजमेंट को कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल है, इस पे साइन कर दें, उन्होंने साइन करके आपको दे दी। अब आपने अपनी रिपोर्ट बनाई, उस पे साइन किए और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पे रिपोर्ट लगाई और मैनेजमेंट को दे दी। लेकिन हम इस तरह नहीं करते। हम पहले डायरेक्टर को, बीओडी को, मैनेजमेंट को मौका देते हैं कि आप ये फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लें और हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी देख लें, ताकि कल ये ना हो कि आपको कोई एतराज़ हो, कोई चीज़ चेंज होने वाली है आपके ख्याल में, तो फिर हम दोबारा प्रोसेस करें, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालें, नई रिपोर्ट निकालें। आप ये करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो चुकी होती हैं आपके और मैनेजमेंट के दरमियान, जो अभी बीओडी तक नहीं पहुंची होती, जो सीएफओ लेवल पे आपके साथ डिस्कशंस हुई होती हैं, आप उसका ड्राफ्ट निकाल लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट निकाल लेते हैं। और अब आप क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर पेज पे जो आखिरी फिगर लिखी होती है ना नीचे, उसके नीचे हल्के से अपने इनिशियल कर देते हैं। ये ऑडिटर करता है, ऑल द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसके साथ आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट लगा के आपने मैनेजमेंट को देना होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी तरफ से फाइनल हैं और इन पे ये में हम रिपोर्ट दे रहे हैं जो ऊपर हमने लगाई है। तो अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करके हमें वापस भेजें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आपने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। आप इसलिए साइन करते हैं कि ताकि जब वो मैनेजमेंट के पास जाए तो मैनेजमेंट उन्हें चेंज ना कर सके। ये ना हो कि एक पेज निकाल के जिस पे आपने इनिशियल किए थे कि हम आपकी तरफ से वो फाइनल था, वो खामोशी से दूसरा पेज लगा दें और आपको पता भी ना चले। ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे इनिशियल करके भेजते हैं ऑडिटर जो होते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये वो ड्राफ्ट है जो हमने भेजा था। फिर जब ये ड्राफ्ट और आपकी रिपोर्ट जो होती है, आप रिपोर्ट पे भी साइन नहीं करते क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट ही नहीं की मैनेजमेंट ने। आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी साइन नहीं करते, इनिशियल करते हैं। ठीक है, इनिशियल होता है बहुत स्मॉल सा सिग्नेचर, बस ये आइडेंटिफिकेशन कि हमने इस पे कोई पेंसिल फेर दी है बस। अब ये इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपने नीचे हर फिगर के एंड पे हल्के से इनिशियल किए हुए, ये अब आप मैनेजमेंट को दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लें, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर जैसे कंपनीज एक्ट कहता है इसे साइन करवा के दें। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इट शुड बी साइंड बाय वन डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, एंड इन केस ऑफ a listed company it should be signed by one director, CEO,
एंड सीएफओ ऑफ द कंपनी। तो जब वो उसे देख लेते हैं, बीओडी फिर मीटिंग होती है, बीओडी की मीटिंग में ये प्रेजेंट होती हैं, वहाँ वो इन्हें डिस्कस करते हैं और जनरली वो फाइनल कर देते हैं, क्योंकि उनके अपने सीएफओ ने उन्हें कहा होता है कि सर ये फाइनल है। वो जब वहाँ इनिशियल करते हैं, साइन कर देते हैं बाकायदा, तो अब सीएफओ जो होता है कंपनी का, वो और आपकी जो रिपोर्ट है, वो पूरा जो सेट आपने भेजा था ऑडिटर ने, वो ऑडिटर को वापस भेजता है। अब ऑडिटर जब देखता है कि जनाब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गई हैं, तो फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है और मैनेजमेंट को दे देता है। लेकिन जब वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहा होता है ना ऑडिटर, कि इस पे साइन करके हमें वापस भेजें, वो साथ एक कवर लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि प्लीज फाइंड अटैच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद आवर इनिशियल रिपोर्ट। उसमें वो ये भी लिखता है कि भाई आप एक तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करके हमें वापस भेजेंगे, एक आप इसके साथ एक लेटर अपने लेटर हेड पे बना के भेजेंगे, जिसे रिप्रेजेंटेशन लेटर कहते हैं। रिप्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना, या किसी ख्याल का इजहार करना, अपनी चीज़ों को कहना कि हमने ये काम ऐसे किया है। तो एक लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है जो ऑडिटर अपने कवर लेटर में रिक्वेस्ट करता है बीओडी से कि आप ये रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हमें भेजें। अब उसमें लिखा क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन लेटर में मैनेजमेंट चीज़ों को अंडरटेक करती है, चीज़ों को ओन करती है। वो कहती है कि जब हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, हमने आपको रिलेटेड पार्टीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, हमने कोई रिलेटेड पार्टी हाइड नहीं की। और हानिया बेटा, आपने तो बहुत डिटेल से तैयारी किया, तो आपको पता होगा कि रिलेटेड पार्टी का इशू कितना सेंसिटिव होता है। कुछ आइडिया होगा आपको पहले से भी। फिर हमने, हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड का इंस्टेंस नहीं हुआ इस साल, और अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो हमने उसके जी बारे में सर, आपको। थोड़ा सा है। जी। और फिर हम कहते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, और अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो हमने उसके बारे में जो भी नॉलेज है ऑडिटर को वो लिख के देते हैं कि हमने सारा आपको दे दिया है। तो ये चीज़ें वो ओन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑडिटर अपनी सिक्योरिटी के लिए ये हमसे लिखवाता है। ठीक है, ताकि कल मैनेजमेंट ये ना कहे कि ये तो आपने पूछा ही नहीं था हमसे, आप कह रहे हैं हमने इस पे काम नहीं कर सके, तो आपने मांगा ही नहीं था ये। तो ये चीज़ें ऑडिटर लिखवा लेता है, फिर ये लेटर भी बीओडी साइन करता है। ठीक है, बीओडी के बिहाफ पे कोई ना कोई साइन करता है। ये लेटर भी उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के साथ वापस आता है। तो जब ऑडिटर को ये लेटर भी मिल जाता है, प्लस वो अकाउंट्स भी साइन होके वापस आ जाते हैं, अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को बाकायदा साइन करता है और एक कॉपी अपने पास रख लेता है, और फिर मैनेजमेंट को जितनी कॉपी चाहिए होती है उसे भेज देता है। इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये मैनेजमेंट इशू करती है ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे, याद रखें। ठीक है, ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे मैनेजमेंट इशू करती है, और चूंकि मैनेजमेंट इशू करती है तो ये कौन से लेटर हेड पे आता है? कंपनी के लेटर हेड पे। ये कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है। आई होप कि अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए थी अभी तक हानिया। आप तो वैसे पढ़ने वाले बच्चे भी हो, और माशाल्लाह आपने तो पेपर भी दिया है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ये छोटी छोटी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से आपके पेपर में ये 2-4 नंबर नीचे हुए हैं। अगर ये चीज़ आप क्लियर होती तो इस बार आपका निकल जाना था, लेकिन खैर अगली बार निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को नोट करते जाओ, ये जो डेफिशिएंसी ना अब यहाँ आइंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब एक होता है मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर ये होता है मैनेजमेंट लेटर। अब ये लेटर ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को जाता है, और ये लाजमी नहीं होता। ये आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखा होता है, अगर देना है तो लिखा होता है, नहीं देना होता तो जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट लेटर ये होता है जिसमें ऑडिटर अपनी जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कि हमने आपके इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसीज देखी हैं, और वो रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, ताकि आप भी इन्हें देखें और अपने सिस्टम को ठीक करें। मतलब एप्स कह रहे हैं एज ए टूल है ये, टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक सजेशन है ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को कि हमने अपने ऑडिट के दौरान आपके इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसीज देखी हैं, और इसका ये इम्पैक्ट है, और हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसे ऐसे ठीक करें। अगर ये लेटर आपने एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लिया था मैनेजमेंट ने कि आप हमें एंगेजमेंट मैनेजमेंट लेटर भी देंगे, तो ऑडिटर को देना पड़ेगा। लेकिन जनरली जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप देना चाहते हैं कि नहीं। तो मैनेजमेंट लेटर का मतलब है लेटर फ्रॉम ऑडिटर addressing the management, mentioning the deficiencies in internal control system that have been observed by the auditor during the audit process. It serves as a guiding, or you may say an additional service from auditor to the management। वो ऑडिटर आपको बताता है कि जी हमें आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज नजर आई हैं, और इसका ये इम्पैक्ट आ सकता है, और हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसे ऐसे ठीक करें। इस लेटर को मैनेजमेंट लेटर कहते हैं। अब चूंकि ये ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को जाता है, और याद रखना ये लाजमी नहीं होता, लाजमी नहीं होता। ये जनरली मैनेजमेंट आपसे कहती है तो आप तो बना देते हैं, हमें मसला कोई नहीं होता, लेकिन जनरली फिर ये लिखवा लेते हैं और मैनेजमेंट
एंगेजमेंट लेटर में लिख के देती है कि आप हमें ऑडिट रिपोर्ट के अलावा मैनेजमेंट लेटर भी दें। ठीक है। तो ये लेटर होता है, चूंकि ये ऑडिटर इशू कर रहा है तो ये किसके लेटर पे होगा? ऑडिटर के लेटर हेड पे हो। तो याद रखना है कि लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के लेटर हेड पे होता है और मैनेजमेंट बनाती है और एड्रेस करती है ऑडिटर को, जबकि मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर के लेटर हेड पे होता है, ऑडिटर बनाता है और एड्रेस करता है मैनेजमेंट को। और ये जनरली जब आप ऑडिट रिपोर्ट फाइनल साइन करके भेजते हैं ना बीओडी को या कंपनी को, साथ ही अपना मैनेजमेंट लेटर भी भेज देते हैं। हाँ, ये क्लियर है बेटा ये? जी सर। अच्छा, अब डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू में बड़ी उसने लॉजिकल, बड़ी एक इन ऑर्डर बात की है, एक तरतीब से बात की है कि सबसे पहले कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। उसके बाद वो क्या कहता है? एंगेजमेंट पार्टनर पहले तो डिफाइन करेगा कि उसने कितनी डायरेक्शन देनी है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिफाइन करेगा, पूरा उसका प्लान बना लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि फिर वो देखेगा कि जो इसके बाद सा काम चल रहा है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन बन रही है उन्हें रिव्यू करेगा और देखेगा डॉक्यूमेंटेशन में कोई चेंज तो नहीं होने वाली। फिर उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा तो वो देखेगा कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर हो गए हैं कि नहीं, और मजीद काम की ज़रूरत तो नहीं, वो भी हो गए। तो उसके बाद वो डिफाइन करेगा कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट है उन्हें रिव्यू कर लेगा, हर चीज़ को एक बार उन्हें फाइनल करने से पहले, उस पर डेट लगाने से पहले। वो भी हो गया तो अब आखिर में वो क्या करेगा कि कम्युनिकेशन मांगेगा ऑडिटर से, जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जहां से बात शुरू हुई थी हमारी। जब वो आ जाएगा तो अब वो अपनी रिपोर्ट पे डेट लगाएगा और साइन करेगा। अभी तक वो रिपोर्ट पे डेट नहीं लगाएगा। डेट बिल्कुल आखिर में जाके लगेगी जब वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुका होगा। तो ये बड़ी तरतीब से उसने 5 पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट दिए हैं। इन्हें आपने इसी तरतीब से थोड़ा सा याद रखना है। जरूरी नहीं है कि ये वर्डिंग भी एग्जैक्टली आपकी यही हो, लेकिन ये 6 पॉइंट है तो 6 ही आपने देने हैं एग्जाम में। आपने बताना है कि 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कोड ऑफ एथिक्स में या कहीं भी जहां भी लिखे हुए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये याद रखना है आपने। फिर है जी कंसल्टेशंस। अब एंगेजमेंट पार्टनर कंसल्ट भी कर सकता है किससे? किसी चीज में वो फंस गया है, उसे मसला है, उसे प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड है जिसमें से चीजें समझ नहीं आ रही, और तो ये किससे कंसल्ट करेगा? अपने को पार्टनर से। अपनी टीम टीम से नहीं करेगा। टीम तो बेटा इसके नीचे है। लॉजिकल बात करनी है टीम को, तो ये सुपरवाइज कर रहा है। अब एक चीज इसे समझ नहीं आ रही तो टीम से क्या पूछेगा? ये बात हो रही है जहां पे उसे कोई टेक्निकल इशू है, तो खुद भी वो कंफ्यूज हो गया तो टीम उसे नहीं बता सकेगी, बल्कि इसने तो टीम को बताना है कि इस मैटर में क्या किया जाए। अब इसे खुद समझ नहीं आ रही तो किससे करेगा? अपने को पार्टनर से। एक तो इस पास ऑप्शन है, एक फर्म में 6 पार्टनर्स हैं, तो क्या करेगा? अगर मैं फंस गया हूं तो मैं जुनेद साहब से पूछूंगा, जुनेद साहब ये मसला है, आपका क्या ख्याल है, मुझे एडवाइस करें। या मैं अपने को पार्टनर से पूछूंगा, या मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा। मेरा कोई दोस्त है वो उस चीज़ का बहुत एक्सपर्ट है, उसने काम किया हुआ है उस स्टैंडर्ड में, काफ़ी काम किया है। मैं उसे फ़ोन करूंगा कि यार वो ये चीज़ आ गई है, तुमने तो बहुत काम किया, तो मुझे गाइड करो कैसे करते हैं। मैं अक्सर कोई टैक्स मैटर होता है, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टैक्स में, ना मैंने ज़्यादा काम किया है। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अपनी फर्म चला रहे हैं और टैक्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हें कॉल कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ कि यार ये मसला आ गया है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ज़रा गाइड करो कि इसमें क्या करूँ। ये कंसल्टेशन की बात हो रही है कि अगर वो किसी चीज़ में कंफ्यूज है, उसे चीज़ समझ नहीं आ रही, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा चीज को, तो वो क्या करेगा? द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंगेजमेंट टीम अंडरटेकिंग कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और contentious matters and matters on which the firm's policies and procedures require consultation। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर एंगेजमेंट टीम अंडरटेकिंग कंसल्टेशन, कि एंगेजमेंट टीम ने भी जो कंसल्टेशन करनी है या इसने खुद करनी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये लेगा। ये उन्हें बताएगा कि इन मैटर में तुम कंसल्टेशन कर लो फला लोगों से, या खुद कंसल्टेशन करेगा। तो वो कंसल्टेशन की पूरी जिम्मेदारी टीम की नहीं है, एंगेजमेंट पार्टनर की है। मतलब ये क्या कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेगा हर चीज में, इसके नॉलेज में हर चीज होनी चाहिए। कहने का मकसद ये है, ये ना हो कि वो टीम अपने तौर पे काम कर रही है, इसे पता ही नहीं कि वो क्या काम कर रही है और वो कहाँ से पूछ रही है, क्या पूछ रही है। नो, इसे हर चीज का पता होना चाहिए। नंबर 2, अदर मैटर्स दैट इन द एंगेजमेंट पार्टनर प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्स कंसल्टेशन। तो पहले कौन से मैटर्स हैं जिसमें फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं जिसमें कंसल्टेशन चाहिए? ठीक है, फर्म्स की पॉलिसी प्रोसीजर है, उसमें वो कंफ्यूज है कि कैसे इन्हें अप्लाई करना है, उसमें। नंबर 2, जहां कोई भी ऐसे मैटर जो टेक्निकल मैटर्स हैं जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, सीधे सीधे मैटर नहीं है, तो वहां भी कंसल्टेशन को वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। तो 2 लेवल उसने बताए हैं, याद रखें। फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर से रिलेटेड कंसल्टेशन, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और नंबर 2,
जहां प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। Determine that the members of an engagement team have undertaken appropriate consultation during the audit engagement, both within the engagement team and between the engagement team and others at the appropriate level within or outside the firm। वो कह रहा है कि वो आपस में टीम के अंदर भी कंसल्टेशन करते रहे और टीम से बाहर, फर्म के अंदर और फर्म के बाहर भी। फर्म के अंदर कौन है? उनके को दूसरे स्टूडेंट्स हैं, फर्म के पार्टनर्स हैं, फर्म के मैनेजर हैं। आउटसाइड द फर्म कौन है? एक्सपर्ट्स। कोई बाहर एक्सपर्ट्स हैं। तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो कंसल्टेशन करते रहे और आप भी करते रहे जहां आपको जरूरत है। डिटरमिन दैट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम सच कंसल्टेशन आर एग्रीड विद द पार्टी कंसल्टेड। और ये डिटरमिन करें कि आपने कंसल्टेशन तो ले ली, उसकी नेचर क्या है और किस हद तक ली, और उसका नतीजा क्या निकला। जिस पार्टी से आप कंसल्ट कर रहे हैं उसे कंफर्म कर लें कि भाई ये कंक्लूजन यही है, जो मैं समझ रहा हूँ मैं ठीक समझ रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं। सिर्फ कंसल्टेशन लेके अपना आइडिया डेवलप ना कर लें। आइडिया डेवलप करके उनसे पूछ भी लेंगे मेरा ये आइडिया है तो क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? ठीक है ना? आप, मैंने आपसे कंसल्टेशन कर लिया, आपने 6 पॉइंट बता दिए, मैंने लिख लिए और आप चली गई। अब मैंने अपने हिसाब से उसे बना लिया, मैंने उसे गलत अंदाज में इंटरप्रेट कर लिया। आपका मकसद तो कुछ और था। आपने जब बाद में पढ़ा, मैंने कहा सर मैंने ये तो नहीं कहा था, ये तो आप किसी और तरफ निकल गए, ऐसा नहीं ऐसा है। तो जब मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं तो फिर मैं आपसे एक बार कंफर्म भी कर लूं कि जो आपने 6 पॉइंट बताए अब उसमें मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? ये भी कर ले। ये बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं, ये याद रखनी है। बड़े उसने मजे से और बड़े मजेदार तरीके से बात की है कि कंसल्टेशन करो, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो बेचारे खुद कंसल्टेशन करते फिर रहे हो। तुमने उन्हें गाइड करना है और उनकी कंसल्टेशन में साथ भी रहना है और उनसे पूछते रहना है कि तुमने कहाँ से कंसल्ट किया, क्या कंसल्ट किया और क्या कंक्लूजन है, आपको भी पता हो। नंबर 2, दो और कौन सी चीजों पे कंसल्टेशन लेनी है उसने 2 मैटर बताए। नंबर 1, फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड नंबर 2, प्रोफेशनल जजमेंट, द मैटर्स रिक्वायरिंग प्रोफेशनल जजमेंट। फिर वो कहता है कि आपने फिर ये इंश्योर करना है कि विद इन द टीम, ठीक है, और आउटसाइड द टीम, ठीक है, और विद आउटसाइड द टीम, विद इन द फर्म एंड आउटसाइड द फर्म, वो कंसल्टेशन करते रहें और आप भी करते रहें। और आखिर में फिर क्या करना है कि आपने ये भी इंश्योर करना है कि जो कंसल्टेशंस हुई हैं, क्या जिस पार्टी से कंसल्टेशन ली गई है उससे फाइनली एक वर्डिक्ट शेयर कर लिया गया कि भाई हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, आप यही कहना चाह रहे हैं। ये चीज भी आप उस एग्री हो और रिटर्न रिटर्न हो, जबानी ना हो। उसका जवाब आए कि हाँ जो आपने पॉइंट दिए हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद डिटरमिन दैट कंक्लूजन एग्रीड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। और आखिर में जो भी कंसल्टेशन हुई है उसे इस्तेमाल भी किया है। ये तो नहीं कंसल्टेशन करके सारा जाया कर दी, यूज किया ही नहीं, तो फायदा क्या फिर कंसल्टेशन का? तो उसे फिर इम्प्लीमेंट भी किया गया। जो उसके नतीजे में कंक्लूजन आया है उस कंक्लूजन को आपने अपने पेपर वर्क में, अपनी एक्टिविटीज में, ऑडिट प्रोसीजर्स में इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, तो ये उसने बात की है कंसल्टेशन की। फिर इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, ये मैंने आपसे बात की थी कि आपने जब को एंगेजमेंट कर ली, अब इसका क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। क्वालिटी रिव्यू में जनरली वो रिव्यू नहीं आता जो एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है, वो क्वालिटी रिव्यू नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ एंगेजमेंट है। वो तो ऑडिट की एंगेजमेंट का पार्ट है। क्या है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। तीन ही मेजर पोर्शन होते हैं ना किसी एंगेजमेंट के। पहले क्या करना है? प्लानिंग करनी है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है। आपने इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ही क्या कहते हैं, अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। फिर एग्जीक्यूट करनी है असाइनमेंट, और आखिर में जो काम हुए उन्हें रिव्यू करना है। और वो तो उसका पार्ट है। ये उससे चौथा पार्ट आ गया कि जब आपने काम अपने तौर पे कंप्लीट कर लिया, तो एक थर्ड पार्टी जो कि इस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी उसका भी ओपिनियन ले लें, जो कि आपका को पार्टनर ही होगा जनरली। भाई ये मैंने ऑडिट किया, ये मैंने रिव्यू किया, तुम भी देख लो भाई मैंने कोई चीज छोड़ तो नहीं दी। तो वो रिव्यू करें, इसे क्वालिटी रिव्यू कहते हैं और उसे कहते हैं रिव्यूअर। ठीक है, आप एंगेजमेंट पार्टनर हैं, वो कहलाएगा एंगेजमेंट रिव्यूअर। रिव्यूअर जनरली वो बंदा होना चाहिए जिसने एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट ना किया हो, ताकि उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है, वो खुल के कह सके कि यहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं या यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है। अगर उसने खुद काम किया होगा तो अपनी गलतियां छुपा जाएगा वो, कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ गलत हुआ है, क्योंकि तो उसने खुद किया था। तो क्वालिटी रिव्यूअर शुड नॉट बी, जनरली शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एंगेजमेंट। वो उसके बाद आप उसे देते हैं, वो कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो बात करते हैं बाद में। अब ये तो मैं बात आगे करता हूँ, रिव्यू की बात करते हैं। जनरली हम ब्रेन वार्मिंग के लिए हमने कहा कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, एंगेजमेंट जब शुरू हो जाए, फिर एग्जीक्यूशन होती है और फिर रिव्यू होता है। अब रिव्यू में क्या होता है ये मुझे बताएं, रिव्यू में क्या कुछ रिव्यू होगा? मोटी सी बात करेंगे, रिव्यू में क्या कुछ रिव्यू करेंगे?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देखेंगे, रिव्यू में क्या करेंगे? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देख ली यार, 1.5 महीना ऑडिट चलता रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो देखी है, तो रिव्यू में क्या रिव्यू करेंगे? क्या मतलब, रिव्यू का मतलब क्या है? क्यों हानिया, व्हाट इज मेंट बाय द रिव्यू प्रोसेस? हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन रिव्यू करेगा और क्या रिव्यू करेगा? सर थर्ड पार्टी आके चेक करेगी कि सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रोसेसेस वगैरह वो लाइक प्रॉपरली लाइक रिटन है और उन पे लाइक डेट लिखी हुई है, सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, मतलब ना बेटा, आप चेक लोग ना, आप लोग फिर फाइनल मिक्स कर दफा। रहे हो, आप लोग मिक्स कर रहे हो। मैं जिधर आपको लाना चाह रहा हूँ ना, अभी भी आप घूम फिर के ना दाएं बाएं उतर जाते हो पटरी से। मैंने कहा था रिव्यू, देखें, थर्ड पार्टी रिव्यू करेगी तो वो कौन सी स्टेज पे होगा, कहाँ लिखा है, वो तो क्वालिटी रिव्यू है। ठीक है ना, जो आप बात कर रहे हो वो तो क्वालिटी रिव्यू है, एंगेजमेंट पूरी हो चुकी है, एंगेजमेंट करने वालों ने अपना काम कर दिया है। अब वो थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे यार आप भी देख लें ताकि वो चीज़ रह ना जाए। वो तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। ये थर्ड पार्टी इस सेंस में कह सकते हैं कि वो बंदा रिव्यू में इन्वॉल्व नहीं था, आप ही का पार्टनर है, आप ही की फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो इस एंगेजमेंट में शामिल नहीं था। तो आपने एंगेजमेंट पूरी कर ली, अब आप उसे कह रहे हैं कि तुम भी रिव्यू कर लो ताकि एक सेकंड ओपिनियन आ जाए। लेकिन फर्स्ट रिव्यू कौन करेगा? मैंने कहा था ना, एंगेजमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं। क्या होता है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। ये जो मैं रिव्यू का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये कौन करेगा? क्यों हाँ है, आप बताओ। एंगेजमेंट पार्टनर करेगा सर। एंगेजमेंट पार्टनर करेगा ना, यू शुड बी वेरी क्लियर। तो फर्स्ट रिव्यू तो एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये रिव्यू वो करेगा जो हानिया बच्चे आप कह रहे हो, थर्ड पार्टी। लेकिन थर्ड पार्टी बाहर से नहीं जनरली आएगी, आपकी अपनी फर्म ही करेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपने बाहर से ली तो उसमें एक और रिस्क आ जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला। आपके ऑडिटर का क्लाइंट का सारा डाटा थर्ड पार्टी के सामने जाएगा, जब आपको जरूरत ही नहीं है उसकी तो क्यों करवाते हो? आपके अपने अंदर पार्टनर्स बैठे हुए हैं। तो ये जनरली ये जो रिव्यू है ना, ये कौन करेगा? आपका को पार्टनर करेगा, और जिसे हम कहते हैं एंगेजमेंट रिव्यूअर। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो पहला रिव्यू है जो एंगेजमेंट पार्टनर खुद करेगा। उसमें 2-3 मोटी मोटी बातें बताओ कि एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू के दौरान कौन कौन सी चीजें देखेगा। आप डिटेल में ना जाओ, मोटी बातें कि 3-4 मेजर पोर्शंस को एरियाज कौन से हैं जिनमें वो जाएगा, फिर उसके अंदर सब एरियाज तो बहुत से हैं ना, लेकिन मेजर एरियाज क्या है, वो क्या क्या देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले क्या देखेगा? वो तो देखेगा ना, वो तो देखेगा एक बार इसके सारे कॉम्प्लायंसेस हुई हैं। कॉम्प्लायंस का मतलब है कि जो डिस्क्लोजर्स हैं, प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट की, उसे भी एक बार रिव्यू कर लेगा। वो तो साथ साथ करता भी रहा होगा पूरे ऑडिट में। मैं बिल्कुल फाइनल रिव्यू की बात कर रहा हूँ, जब वो बिल्कुल सब कुछ कर चुका है, अब आखिर में वो एक तसल्ली के तौर पे सारी चीज़ों को में से गो थ्रू हो रहा है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉम्प्लायंस उन्हें साथ साथ देखी होगी ना। अब आखिरी रिव्यू में एकदम से सारी कॉम्प्लायंस तो नहीं देख सकता, वो तो देख ली है। आखिरी जो कहते हैं ना एक नज़र डाल लेना आखिर में, वो क्या डालेगा? ओपिनियन, बिल्कुल अपनी ओपिनियन देखेगा कि मेरी ओपिनियन जो अभी भी, जो मैं सब कुछ देख चुका हूं, उसके मुताबिक अभी भी वही ओपिनियन है जो मैंने ड्रॉ किया, जो इसमें थोड़ी चेंज होनी चाहिए। हानिया कुछ और क्या देखेगा रिव्यू में? डॉक्यूमेंटेशन देखेगा कि नहीं, कि तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन लगी है इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, कहीं 2 पेजेस और तो नहीं लगाने चाहिए, या कुछ पेजेस एक्स्ट्रा लग गए हैं, खाम खा लग गए हैं, इन्हें निकाल देना चाहिए। आपने पहले एक प्रोसीजर अप्लाई किया, उसकी कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाई लगा दी फाइल में, बाद में आपने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, उस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है और उसे आपने डुप्लीकेट कर दिया। उसी तरह का एक नया पेज भी बना दिया जिसमें वो डाटा भी शामिल है और उसमें मजीद डाटा डाल दिया, तो पुराने पेज की तो जरूरत ही नहीं रही, वो तो खाम खा लगा हुआ है, उसे निकाल के बाहर फाड़ के भी फेंकेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेगा कि डॉक्यूमेंट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो गई है कि नहीं। नंबर 2 पे क्या करेगा? अपनी ओपिनियन को रिव्यू करेगा कि ओपिनियन जो अभी भी मेरे सामने है ये अप्रोप्रिएट है, इसमें चेंजेस की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, बस ये 2-3 चीज़ें देखेगा, मेजर ये 2 चीज़ें देखेगा कि सारी डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे मेरी जो ओपिनियन है वो अप्रोप्रिएट लग रही है कि नहीं। कोई ऐसी नई डॉक्यूमेंटेशन सामने तो नहीं मैंने बना ली एडिशनल प्रोसीजर के थ्रू कि मेरी ओपिनियन चेंज होनी चाहिए। ये चीजें देखा, वो जो डिटेल में देखना ना कंप्लायंसेस, वो तो देख चुका है। वो एक नजर देखेगा कि ओवरऑल जो मैंने काम किया इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। ठीक है, तो हम आगे जाकर उसे डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू में वो क्या बात करेगा, अब हम ये पढ़ने लगे हैं। फॉर ऑडिट एंगेजमेंट फॉर विच एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमिन दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। अब ये भी किसकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि रिव्यूअर आ गया कि नहीं? एंगेजमेंट पार्टनर की।
उसने इंश्योर करना है कि एंगेजमेंट रिव्यूअर को प्रॉपरली अपॉइंट किया जा चुका है और हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फलां बंदा जो है वो इसका रिव्यूअर है और उसने अपना एग्रीमेंट भी दे दिया कि यस आई एम अवेलेबल। ठीक है। नंबर 2, cooperate with the engagement quality reviewer and inform other members of the engagement team of their responsibility to do so। एक तो खुद भी उसे कॉर्पोरेट करे, उसे तंग ना करे, उसे रिव्यू करने दे। ये ना करे कि यार जान छोड़ दो, बस इसे इग्नोर कर दो, मतलब ऐसे काम ना करे, उसे रिव्यू करने दे। और अपनी टीम को भी ये कहे कि उसे पूरी तरह फैसिलिटेट करे। नंबर 3, discuss significant matters and significant judgments arising during audit engagement, including those identified during the एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू विद द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। आपने जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन आपके नॉलेज में थी जो ऑडिट की रिव्यू के दौरान आपने देखी वो भी, और फिर रिव्यू के दौरान भी कोई नए पॉइंट सामने आए वो पूरी तरह रिव्यूअर से डिस्कस करे और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो उसने दो बातें कर दी हैं। उसने ये कहा एक तो रिव्यू के दौरान नए पॉइंट्स रिव्यूअर निकालेगा वो भी, लेकिन उससे पहले खुद भी उसे बताओ कि ऑडिट के दौरान ये मटेरियल इश्यूज थे जो मेरे नॉलेज में थे, इसे भी ज़हन में रखना। अब उसे खुद फैसिलिटेट करो, उसे बताओ कि ये रिस्क एरियाज मैंने ये आइडेंटिफाई किए थे, इस पे ज्यादा तवज्जो दो। अच्छा जी, उसके बाद नॉट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है छोटा सा पॉइंट, लेकिन याद रखें। तो जब तक ये रिव्यू पूरा ना हो जाए, रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट ना दे दे, उसके मुताबिक आप चीज़ों को चेंज ना कर लो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आखिरी चेंज से पहले का टाइम नहीं होना चाहिए। रिव्यू खत्म हुआ है 26 सितंबर को, उससे पहले काम आपने सारा कर चुके थे, लेकिन अब रिव्यूअर ने फर्ज करें कोई भी चेंज नहीं, किसी ने कहा नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। इवन देन 24 सितंबर की डेट ऑडिट रिपोर्ट पे ना डालो, 26 की डालो या 27 की डालो। मतलब पता चले कि जिस दिन रिपोर्ट साइन हो रही है वो डेट बोले कि इस डेट तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। तो ये 4-5 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट थे, इसे आपने जहन में रखना है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो अगर आपका डिफरेंस आ जाता है इंगेजमेंट टीम में और आपस में या पार्टनर के साथ, तो क्या करना है, क्या करना चाहिए वैसे आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्यों ऐसा? देखने चाहिए कि उसमें फिर डिफरेंस को रिजॉल्व करने के क्या तरीके लिखे गए हैं, उन्हें डॉट करें और फिर आपस में डिस्कशन करें और लॉजिकल अंदाज में बात करें और फिर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। If difference of opinion arises within the engagement team or between the engagement team and the engagement quality reviewer or individual performing activities within the firm's system of quality management, including those who have provided consultation, the engagement team shall follow the firm's policies or procedures for dealing with and resolving such different reports। ठीक हो गया, लेकिन इसमें पार्टीज ने बहुत सारी डाल दी। Among the team या विद ऑफ द टीम, विद द क्वालिटी रिव्यूअर, विद द कंसल्टिंग पर्सन। ठीक है, विद द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाता है, वो अलग डिपार्टमेंट होगा। कहीं भी किसी का भी आपस में इख्तलाफ आ जाए तो उसने 3-4 मुख्तलिफ पार्टीज के नाम लिए हैं, ये याद रखने हैं। तो वो कह रहा है कि फिर फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करो। The engagement partner shall take responsibility for differences of opinion being addressed and resolved in accordance with the fund policy। वही वाली बात, पहला पॉइंट पर हर जगह क्या आ रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट पार्टनर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार वो ये कह रहा है। पहला पॉइंट हमेशा हर जगह यही है। डिटरमिन दैट कंक्लूजन रीच्ड आर डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। और वो जो डिफरेंस आया है, क्या डिफरेंस आया है, उस पर क्या बहस हुई है, क्या कंक्लूजन निकला है, ये सारी चीजें वो डॉक्यूमेंट करे, राइटिंग में लेके आए। और नंबर 3, नॉट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर रिजॉल्व। तो जिस दिन आखिरी पेज बन गया जिसमें लिख दिया गया कि डिफरेंस रिजॉल्व हो गया और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट उस दिन की या उससे आगे आगे की होनी चाहिए, उससे पीछे की नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, मेरे ख्याल है आज के लिए यह काफी है। कल इंशाल्लाह इसे आगे चलेंगे और इसे कंक्लूड करेंगे। हानिया ठीक है बच्चे? जी सर। चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। और हानिया, आपकी माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो मैंने पहले दिन कहा था आपके फादर को भी और आपको भी मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको फील होना शुरू हो गई होगी कि क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रही हो कि नहीं। सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है आहिस्ता, मतलब रियलाइजेशन हो रही है।
हाँ, बस ये रियलाइजेशन चाहिए तो इंशाल्लाह निकल जाओगे। देखो रिप्रेजेंटेशन लेटर अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, तुम्हें अंदाजा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं सरप्राइज हुआ था कि आपको पता ही नहीं फिर है आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है। सर आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मुझे एकदम से वापस क्लिक हो गया, मैंने कहा वो मैंने तो पढ़ा हुआ हाँ, है और ये तो। पढ़ा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी आपने सर, ना मुझे बेसिकली ये। आप रिलेट नहीं आपने किया चीज़ों को, जो मुझे फील होता है ना एग्जाम में आपने चीज़ों को आपस में प्रॉपरली रिलेट नहीं किया। आता आपको बहुत कुछ था लेकिन आप रिलेट नहीं कर सकी, तो उसने आपको थोड़े से नंबर काट के उसने कहा बेटा दोबारा आओ, बस ये हुआ है। लेकिन अभी से रिलेट कर रिलेशन जो है बनाना, इसे सीख लो तो अगली बार इंशाल्लाह यू आर बाउंड टू पास इंशाल्लाह। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। ठीक है। ओके सर, ओके। इंशाल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।